जालिब साहब जेल में रहे, बच्चियों की मौत तो जेल की सहूबतों ने सेहत तबाह कर दी। इलाज के लिए जमानत पर रिहाई पे एक अच्छा वक्त था। बेशतर दानिश्वरों की तरह लंदन जा सकते थे, मगर उनके पास एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किराया न था। चंद दिन बाद फिर जलसों में छेद पड़ने लगे। भुट्टो साहब के दौरे इख्तियार में जालिब साहब की एक नज्म ने बड़ी शोहरत पाई थी, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। यहाँ जालिब साहब की शख्सियत के मुनफरद पहलू का इशारा करता चलूं कि भुट्टो साहब के इख्तियार से महरूम होने के चंद दिन बाद मेट्रोपोल की एक तकरीब थी। जालिब साहब माइक पर आए तो आवाज आने लगी, लाड़कानो चाले वाली नज्म सुनाए। जालिब साहब ने गुस्से में डांटते हुए कहा, भुट्टो जेल में है, उनकी बीवी और बेटी मुसीबत में है। मैं हुक्मरानों के खिलाफ उस वक्त शेर पढ़ता हूँ जब वो इख्तियार में हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी ताज़ा गजल सुनाई जो जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ थी कि कहाँ कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफर है फासले भी साथ चलते हैं, कहाँ तक दोस्तों की बेरुखी का हम करें मातम, चलो इस बार भी हम ही सरे मक्तल निकलते हैं। और फिर इस गजल का एक खूबसूरत शेर भी चलाते चलूं। अगर शाम के साए ढल रहे होते तो पलीजू साहब ज्यादा आप इंजॉय करते। कि जालिब साहब करते थे कि भुट्टो साहब को कुछ लोग फ्यूडल कहते हैं, कुछ कहते हैं बड़ा सख्गीर था, मगर मुझे इससे ये शिकायत थी कि बहुत कमजोर था जो महफिलों को कर गया वीरा, बहुत कमजोर था जो महफिलों को कर गया वीरा, न पूछो हाले यारा शाम को जब साए ढलते। उनका इशारा भुट्टो साहब ने जो आखिरी दौर में पाबंदी लगा दी थी शराब पर, उसकी तरफ था। भुट्टो साहब इलेक्शन जीत गए, पूरे मुल्क में नहीं तो आधे मुल्क में जरूर लगता था इख्तियार में आएंगे। 70 क्लिफ्टन के अंदर और बाहर एक हुजूम था। जालिब साहब ने ईस्टर्न स्टूडियो से भुट्टो साहब को फोन किया। भुट्टो साहब के जाती मुलाजिम नूरा ने फोन उठाकर कहा, साहब अंदर हैं। जालिब साहब के करीब रहने वाले जानते हैं कि उनमें बला की हिस्सेदार थी। नूरा की बात सुनकर जालिब साहब कहते हैं, अभी तो बाहर आए हैं, क्या फिर अंदर हो गए? इतने में भुट्टो साहब बाथरूम से निकलकर नूरा से फोन लेकर कहते हैं, जालिब आ जाओ, अभी आ जाओ। जालिब साहब ने कहा, आपको मालूम है मेरी आपकी मुलाकात शाम को होती है, पर तैयार रहिएगा, शाम को आऊंगा। जालिब साहब क्लिफ्टन पहुंचे तो ड्राइंग रूम के मुरक्का कमरों में इलेक्शन करीब जीत चुके थे। जागीरदारों, वडेरों, सनतकारों का मजमा था। भुट्टो साहब ने पूरा एहतमाम किया हुआ था। भुट्टो साहब मूड में आए तो कहा, जालिब कोई नज़म सुनाओ। जालिब साहब ने टाला, मगर भुट्टो साहब का धार बढ़ता गया और फिर उन्होंने ये नज़म पढ़ी, खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आलीजा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जालिब साहब ने अपनी पहले ही नज़म खत्म किया था कि भुट्टो साहब ने जालिब साहब को रोकते हुए कहा, कोई और नज़म सुनाओ। इस वक्त सिंध और पंजाब के सारे बड़े वडेरे और जागीरदार मेरे साथ हैं, मुझे उनकी जरूरत है। जालिब साहब भुट्टो साहब की बात सुनकर कहते हैं, जनाब आप ये चाहते हैं कि जब नवाब सुल्तान चांडियो और नवाब सादिक कुरैशी आपके पास बैठे हो तो मैं पढ़ूं खेत वडेरों को दे दो, जब सहगल और आदम जी आपके पास आए तो मैं पढ़ूं मिले लुटेरों को दे दो, जब अजीज अहमद और रोहिदा था आपके पहलू में हो तो मैं कहूं मुल्क अंधेरों को दे दो। जनाब मैं तो ले लो वाला हूँ, दोस्ती रखना चाहते हैं तो आपको नजरें फूलेंगी। भुट्टो साहब ने बढ़कर जालिब साहब को गले लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा जो चाहो सुनाओ। और आखिर में वो काला बाग वाली नज़म जरूर सुनाना। और फिर ज़िया-उल हक का तवील मार्शल आ गया। तंगदस्ती, बेरोजगारी, जेल की सहूबतें जालिब को ढाल कर दिया था, मगर उनके अज़्म हौसलों में कमी नहीं आई। प्रेस क्लब में जब हमने उन्हें रुकनियत दी तो फिर उन्होंने वो अपनी मशहूर नज़म सुनाई, एक हश्र बपा है घर घर में, गम घुटता है गुम्बते बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। ए दीदावरो इस जिल्लत को किस्मत का लिखा क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। प्रेस क्लब में नज़म पढ़ने के बाद जालिब साहब फिर गिरफ्तार हो गए। इस बार पंजाब की बदनामा जमाना जेल मियांवाली में रखा गया। मियांवाली कच्ची जेल है। जेल सुपरडेंट ने कहा, जालिब साहब आपको यहाँ कलम मिलेगा न कागज, आपकी शायरी आपके साथ बंद रहेगी। जालिब साहब ने जेल सुपरडेंट की पुररोब आवाज को नजराते हुए कहा, मेरी शायरी को कलम और कागज की जरूरत नहीं होती, ये बड़ी सादा और आसान होती है। मैं अपना शेर तुम्हारे हवालदार को सुनाऊंगा, ये बाहर जाकर शहर के चौक में सुनाएगा, वहां से ये शेर सफर करता हुआ लाहौर पहुंचेगा और पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। एक रोज जनरल ज़िया-उल हक के मुमताज वजीर चौधरी रऊलाई ने, जो जालिब साहब के दोस्त थे,
मियाँ वाली जेल में पैगाम भिजवाया, मैं तुम्हें आज जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, बस नज़म से एक मिसरा निकाल दो, जुल्मत को दया वाला। जालिब साहब ने ज़हूर-लाई को पैगाम भेजा, आपको मालूम है मैं अपना कहा हुआ शेर वापस नहीं लेता, मेरा शेर जब बाहर आता है तो अवाम की अमानत हो जाता है। अगर मैं निकाल भी दूं, जब तक ज़िया-उल हक बरसर इक़्तिदार है, अवाम मुझसे नज़म सुनना चाहेंगे और मैं उन्हें सुनाऊंगा। और फिर फौजी आमदियत की सैरात पहुंची। ज़िया-उल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई। उनके इक़्तिदार में आने से बहुत पहले जालिब साहब की बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नज़म शोहरत पा चुकी थी। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लर्जीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। हाँ, ये जरा गुरेज भी आ जाता है फरीदाबाद में। इस्लामाबाद में मनाई वाली शाम में मुझे याद है कि मैं जालिब साहब के साथ चौधरी एतजाज हसन के पास गया जो वजीर दाखिला थे। तो चौधरी साहब से जालिब साहब ने कहा, जो बाहर निकल के आ गए, कि चौधरी साहब लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। चौधरी एतजाज हसन ने कहा, जालिब साहब हमें थोड़ा वक्त दें। जालिब साहब ने कहा, चौधरी साहब मैं तो आपको वक्त दे दूं, कहीं आप ही का वक्त ना आ जाए। और फिर शाम को ये गजल सुनाई, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के, अपना हल्का है हल्के जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के। तकलीफ खत्म हुई। एतजाज हसन ने कहा, यूं तो और भी हमारी हुकूमत के मुखालिफ थे, जालिब ने शेर कह दिए, अब हमारा इक़्तिदार चला जाएगा। जालिब साहब का वक्त अब अस्पतालों में गुजरने लगा। उनका जिस्म बीमारियों ने लागर कर दिया। चंद कदम चलते तो सांस फूल जाती। नवाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों में घिरे अवाम से खिताब करते हुए जब ये कहा मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो अगले दिन जालिब साहब की ये गजल जंग लाहौर में छपी कि ना जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो। न जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो, ज़िया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका बिल दे दो। मगर यही वो वक्त था जब जालिब साहब का ये शेर भी आने लगे, बहुत तस्लील तो कर ली हमारी जिंदगानी की, इजाजत मौत की अब हमको बन के रहम दिल दे दो। मैंने लाहौर के शेख ज़मीर अस्पताल में जालिब साहब से कहा, ये शेर आपको नहीं कहना था, अभी हमें आपकी ज़रूरत है। जालिब साहब ने बुझती डूबती आवाज़ में कहा, मुजाहिद अली, वो हमेशा मुजाहिद अली कहा करते थे, यार मारे गए ना। जालिब साहब ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि मैं आंख नहीं मिला सका। इंतकाल से 3 हफ्ते कबल जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे चुप लग गई। कहता भी क्या, हुकूमत की तब्दीली के साथ अगर जाती हालत बदलने के फार्मूले पर जालिब साहब ने अमल किया तो उनके हालात कब के बदल चुके थे। हमने वतन अजीज के बेशतर शायरों और दानिश्वरों को देखा है जिन्होंने अय्यूब खान की मुखालफत की, उन्होंने भुट्टो के दौर में कैश कराया। जिन्होंने भुट्टो की मुखालफत की उन्होंने ज़िया-उल हक के दौर में खुद को कैश कराया। जिन्होंने ज़िया-उल हक की मुखालफत की उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में खुद को कैश कराया। और जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफत की उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में खुद को कैश कराया। मगर जालिब साहब एक ऐसा चेक थे जिन्हें कैश कराने की हसरत हर आमरे वक्त के दिल में मचल मचल कर दम तोड़ गई। जालिब साहब आपको मारा ही जाना था, अस्पताल के बेड पर बीवी बच्चों के साथ, या मुझ जैसे कभी कभार हाल सवाल पूछने वालों के साथ। कमाल है, आप जैसा हसास शायर इतनी बात नहीं समझ सका। ये शायरी वो भी हर दौर में हर हुकूमत के खिलाफ, और आपको क्या देती। जालिब साहब आपको इब्तदाई में मानने को तुले हुए थे। अयूब खान के खिलाफ 10 साल जुर्रत काफी थी। इस दौर में भुट्टो साहब से ताल्लुक हुआ था, उसे जारी रखते, उल्टा मिसरा लगा रहे हैं, लाड़काने चलो। ज़िया-उल हक के दौर में इलाज के लिए जा सकते थे, मगर ऐन उरूज पे लगा रखे हैं, बंदे को खुदा लिखना। और तो और बीमार हैं, बेनजीर से शिकवा कर रहे हैं, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। चले यहाँ तक भी बात समझ में आती है, मगर जब अस्पताल में दम आखिरी लम्हों पर था, कम अज कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही खामोश रहते और चौधरी शुजात हुसैन के लाए हुए 10 लाख रुपए के तकिए के नीचे रख लेते। उल्टा उन्हें मुश्तहिल कर रहे हैं, बस अपनी एक मिल दे दो। जालिब साहब, भला ये भी कोई शायरी हुई, आपको तो मारा ही जाना था।